सुबह 4:30-5 बजे का समय रहा होगा दोस्तों। एक हवेली के बाहर में एक लड़का खड़ा हुआ होता है। उसके घर के जस्ट बगल में ही उसकी ताई का घर होता है। सुबह 4:30 पौने 5 बजे ही उसकी ताई जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, यानी कि अमरावती जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो लड़का रोता हुआ बिलखता हुआ अपनी ताई के पास जाता है और कहता है, ताई सब कुछ खत्म हो गया है। दरअसल अनुराग सिंह ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। अब ताई ने जैसे ही ये वाली बात सुनी, ताई ने तुरंत रोआ पिटन चालू कर दिया। अब जैसे ही ताई जोर जोर से रोने लगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग आने लगते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। ताई ने भी वही बात सबको बताई जो कि उसके देवर के बेटे ने बताई थी, कि अनुराग सिंह ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है, सब कुछ खत्म कर दिया है। अब गांव के और लोग भी आते हैं, पुलिस भी आती है, सबको यही कहानी सुनाई जाती है कि अनुराग सिंह ने अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी है। अब पुलिस क्या करती है, अब पुलिस के पास में न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं। अब जो कहानी पुलिस ने सुनी थी वही कहानी पुलिस ने टोटल मीडिया वालों को भी सुना दी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी की मीडिया हो। सबने पूछा सर क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि एक लड़का था जिसने कि 8 साल तक यूपीएससी की तैयारी की थी। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने इस पढ़ाई लिखाई से, वो आईएएस की तैयारी कर तो रहा था लेकिन वो एग्ज़ाम निकाल नहीं पाता। इस वजह से वो परेशान हो गया था और वो परेशान होने के बाद अपने परिवार के 5 लोगों की उसने हत्या कर दी। अब पुलिस क्या करती है, उन सभी की लाशों को इकट्ठा करती है और उन सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तब पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इन 5 लोगों की हत्या की थी उसने अपनी भी आत्महत्या की थी, यानी कि उसने अपने आप में भी गोली मारी थी। लेकिन पुलिस इस बात से चौंक जाती है कि जिस व्यक्ति ने अपने सर में गोली मारी थी वो एक साथ अपनी कनपट्टी पे 2 गोलियां आखिर कैसे मार सकता है। अब यहीं से पुलिस की थ्योरी बदल जाती है कि जिस आदमी ने इन लोगों को मारा उसके बाद में अपनी आत्महत्या करने के लिए अपनी कनपट्टी पे गोली मारी। आदमी अपनी कनपट्टी पे गोली मार तो सकता है लेकिन दोस्तों एक ही मार सकता है, 2 नहीं मार सकता। अब पुलिस क्या करती है, पूरे गांव में लोगों से जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, जिन जिन लोगों पे उसको शक होता है उन सबको उठा के थाने लाती है। लेकिन जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा शक होता है उसको पुलिस मारती नहीं है, उसको खाना भी देती है, पीने के लिए भी देती है, जो मांगता है वो सब चीज़ देती है। लेकिन पुलिस क्या करती है, उसको सोने नहीं देती। अब वो आदमी जो है जिसको पुलिस ने अपने शक के घेरे में अपने पास रखा हुआ है थाने में, उसको सोने नहीं दे रही। अब वो आदमी 1 रात नहीं सोता, 2 रात नहीं सोता, 3 रात नहीं सोता, लेकिन आखिर में जब वो आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। और अब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है लखनऊ से 76 किलोमीटर दूर सीतापुर का थाना लगता है रामपुर मथुरा, और इसी रामपुर मथुरा थाने का एक गांव लगता है बल्हापुर। अब जैसे ही ताई जी को पता चलता है कि अनुराग सिंह ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है तो ताई जी क्या करती हैं, भाग के उसके घर की ओर जाती हैं। अब उसके घर की ओर जाके वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो वो देखती हैं कि ज़मीन में दरवाज़ा खोलते ही 3 बच्चे पड़े हुए हैं बेसुध, वो खून से लथपथ होते हैं। जैसे ही ताई जी यानी कि अमरावती उन तीनों बच्चों को देखती है, उन तीनों बच्चों को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बिलखने लगती है। दोस्तों, दरअसल ये घर जो है वो गांव की बस्ती से थोड़ी दूर है, लेकिन जब ताई उस घर में रो रही होती हैं तो उनकी चीख पुकार की आवाज़ इतनी ज़ोर से होती है कि वो घर से जो दूर घर थे ना उन तक भी उसकी आवाज़ पहुंच रही थी कि आखिर इनके घर में हुआ क्या है। जैसे ही लोगों के कान में वो आवाज़ पहुंचने लगती है कि इनके घर में तो चीख पुकार की आवाज़ आ रही है, देखो तो सही क्या हुआ, तो वहाँ के लोग उस घर में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या, और उस घर पे देखते ही देखते जमघट लग जाता है। अब दोस्तों, इस घर में जो 3 बच्चे खून से लथपथ पड़े हुए थे उनमें से एक अश्विक है जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है, एक अरना है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है, और एक आद्विक है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास है। अश्विक तो मर चुकी थी लेकिन अभी आद्विक और अरना जीवित थे। अभी ये दोनों अपनी मौत से जंग लड़ रहे होते हैं। तो गांव वाले क्या करते हैं, इन दोनों को उठाते हैं और सीएचसी महमूदाबाद की ओर लेके जाने लगते हैं। अब सीएचसी में डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि अरना बच नहीं सकी, यानी कि हम उसे बचा नहीं सके।
लेकिन आद्विक जो होता है उसे लखनऊ रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन आद्विक को भी डॉक्टर बचा नहीं सके। अब पुलिस वाले और मोहल्ला वालों, जहाँ तक ये वाली खबर पहुँची, सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब पुलिस क्या करती है, घर की और दहलीज़ों को पार करने लगती है। अब वो जैसे ही और अंदर जाते हैं तो जो सावित्री देवी है, जिसकी उम्र लगभग 62 साल है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। उससे थोड़ी आगे और चलते हैं तो एक और कमरा होता है, वो होता है अनुराग सिंह का। देखते हैं कि अनुराग सिंह भी मरा हुआ पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले छत की ओर जाते हैं, देखते हैं कि छत पे क्या हुआ, वहाँ पे भी देख के आए तो देखते हैं कि अनुराग सिंह की पत्नी थी प्रियंका सिंह, उसकी लाश भी छत के ऊपर पड़ी होती है, यानी कि प्रियंका सिंह भी मर चुकी होती है। अब पुलिस ने इन सभी के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब लगभग 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। दोस्तों, जो अनुराग सिंह था उसको 2 गोली लगी होती हैं, जिसमें कि एक गोली राइट साइड की कनपट्टी पे होती है और दूसरी गोली जो है उसके दिमाग के अंदर जाके फंस जाती है। अब जो माँ थी, उसके सर पे किसी भारी वस्तु से बार बार वार किया गया था, यानी कि आप मान सकते हैं जैसे हथौड़ा हो या कोई रॉड हो या कोई सरिया हो, उससे उसकी माँ के सर पे बार बार वार किए जाते हैं। और जो अनुराग सिंह की पत्नी थी प्रियंका सिंह, उसके भी सीने में गोली लगी हुई थी और उसके सर पे भी किसी हथौड़े या किसी और भारी वस्तु से बार बार वार किए गए थे। और जो उनकी बड़ी बेटी होती है, उसको भी हथौड़ा मारा जाता है और साथ में उसके गोली भी मारी जाती है। और जो 2 बच्चे थे छोटे वाले, यानी कि एक बेटा और एक बेटी, उन दोनों को ऊपर छत से नीचे फेंक दिया जाता है। उन दोनों को गंभीर चोट लगती है, उसके बाद उनकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब ये कत्ल किसने किया है, किसने नहीं किया, पुलिस की जो थ्योरी थी उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बिल्कुल बदल दिया था। अब पुलिस क्या करती है, उसके घर के लोगों को भी हिरासत में लेती है। जिसकी ताई होती है, ताऊ होते हैं, उनको हिरासत में लेती है, क्योंकि ये मौका वारदात पर थे और इसकी ताई ने ही शोर मचा के बताया था। अब उस समय, जिस समय इस घर में कत्ल हो रहे थे, उस समय अनुराग सिंह के घर में उसका छोटा भाई होता है अजीत सिंह। उसे भी पुलिस उठाकर अपनी हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। उनके घर के 2 नौकर होते हैं, उनको भी पुलिस हिरासत में लेती है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आसपास के रहने वाले होते हैं, उनको भी पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और उन सबसे ही पूछताछ करती है। दोस्तों, जिन जिन के ऊपर पुलिस को शक था, उन सबको पुलिस उठा लेती है और उन सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करती है और उनको एक एक करके छोड़ने लगती है। आसपास के लोग छोड़ दिए, उनके जो घर के 2 नौकर थे, उनसे भी पूछताछ करके उनको छोड़ दिया जाता है। जो ताऊ होते हैं, ताऊ का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था, ताऊ को भी छोड़ दिया जाता है। और ताई से बात होती है, उसके बाद में ताई को भी छोड़ दिया जाता है। अब जो अजीत सिंह होता है, जो घर का छोटा भाई होता है, उसकी पत्नी होती है, वह, उस पर भी पुलिस की सख्त की सुई थी, लेकिन वो इस सारे घटनाक्रम से दूर थी, इसलिए उसको भी छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस की नज़र सिर्फ एक ही व्यक्ति पे होती है। पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट जो होता है, अनुराग सिंह का छोटा भाई होता है अजीत सिंह। और अजीत सिंह एक सहायक अध्यापक होता है विकास क्षेत्र रामपुर मथुरा का। एक गांव लगता है जगतपुर, वहाँ पे ये एक सहायक अध्यापक होता है। और साथ ही महमूदाबाद में ये अपने परिवार यानी कि पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले उसने वहाँ पे अपना मकान बनाया था, लेकिन गांव आने से पहले उसने क्या किया था, अपनी पत्नी और बच्चों को एक चिन्हड़ करके एक जगह लगती है लखनऊ में, वहाँ पे जाके छोड़ के अपने घर पे आता है। अब जैसे ही पुलिस उसके पास जाती है पूछताछ करने के लिए, तभी अजीत सिंह कहता है कि सर, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे साथ ज़्यादा सख्ती नहीं कीजिएगा, नहीं तो मुझे बड़ी परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हार्ट के पेशेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करेंगे, तुम्हें जो चाहिए वो बोल देना, खाना पीना हम तुम्हें ला के दे देंगे। अब अजीत सिंह क्या करता है, जेल के अंदर होता है थाने में। अब उसको जो खाना होता है वो पुलिस से बोलता है, पुलिस ला के देती है। जो पीना होता है पुलिस से बोलता है, पुलिस ला के देती है। जो दवाई बोलता है पुलिस से बोलता है, पुलिस ला के देती है। लेकिन पुलिस सिर्फ एक चीज़ नहीं करने देती, पुलिस उसको सोने नहीं देती। जो खाना है खा, पीना है पी, जो करना है वो कर, बस तू सो नहीं सकता। अब दिन बीतते जाते हैं, 1 दिन होता है, 2 दिन होते हैं और अजीत की हालत बिगड़ती जाती है, क्योंकि वो 2 दिन से सोया नहीं था। अब वो तीसरे दिन आता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो पुलिस को एक कहानी बताता है। वो कहता है कि साहब, मेरी जो इनकम है वो लगी बंधी है। आप मान के चलिए जैसे कि जो सरकारी जो सहायक अध्यापक होते हैं ना, उनकी सैलरी फिक्स होती है, उनको एक जितने रुपए तय हैं उतने ही मिलने हैं। और साथ ही वो अपनी जो खेती थी उसमें भी खेती करने के लिए समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसकी इनकम का स्लैब और गिरता जा रहा था।
अभी कुछ ही दिन पहले उसने लोन लेके अपना घर बनाया है। अब जो सैलरी आ रही थी उसमें से आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो उसकी लोन में जा रही थी, क्योंकि उसको लोन भी चुकाना था। और जो बेटियां हैं वो उनको अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहा था, इसलिए उसने अपनी बच्चियों को अच्छे स्कूल में एडमिशन किया हुआ था। अब खेती वो कर नहीं पा रहा था, लोन में पैसा जा रहा था, बच्चों के लिए फीस के लिए व्यवस्था करनी थी, घर का खर्चा था और भी ऊपर के बहुत से खर्चे होते हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता था कि जिसको अगले महीने में वो इस्तेमाल कर सके या बुरे वक्त में उसको अपने काम ला सके। और जो उसका बड़ा भाई है अनुराग सिंह, वो जैविक खेती करता है। वो साल में उस खेती से लाखों रुपए कमा लेता है। उसकी पत्नी लखनऊ में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रही है। उसके बच्चे एक 4 BHK फ्लैट में रहते हैं, जो कि 4 BHK फ्लैट बहुत अच्छे एरिया में है। और उसके तीनों बच्चे बहुत ही नामी स्कूल में पढ़ भी रहे हैं। और ये सब चीज़ देखकर मुझे थोड़ी टेंशन होने लग गई थी। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन क्यों लेनी थी, तुम चाहते तो मेहनत भी कर सकते थे, तुमने टेंशन ली और उसके परिवार की हत्या कर दी। तो वो कहता है कि साहब बात ये नहीं है, बात कुछ और है। दरअसल जब उसके पिताजी जिंदा थे बीरेंद्र सिंह, तो उन्होंने अपने खेत के ऊपर KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 16 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था और 8 लाख रुपए का लोन अपनी पत्नी यानी कि सावित्री देवी के नाम पर लिया हुआ था। अब होता क्या है, कुछ समय बाद पिताजी मर जाते हैं। पिताजी तो मर गए, लेकिन जो लोन था वो एज इट इज़ वैसे ही चल रहा था। अब उसका जो बड़ा भाई था उसमें जैविक खेती किया करता था, तो बताया जा रहा है कि उसमें बहुत अच्छी इनकम हुई थी, यानी कि लगभग 40 लाख के आसपास उस खेती से उसने प्राप्त किए थे। लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है अनुराग सिंह, वो 40 लाख रुपयों को अपने पास रख लेता है, वो लोन को चुकाता नहीं है। अब जो ज़मीन थी उसके आधा हिस्सा अनुराग सिंह के पास आया था, आधा अजीत के पास आया था, आधा हिस्सा उसकी माँ के पास आया था। अब अनुराग सिंह क्या होता है, अपनी कमाई बहुत अच्छी कर रहा होता है। अजीत सिंह भी अपनी खेती उसके ऊपर छोड़ के रखता है, भैया जो करना है करो, तो आप देखते रहो। लेकिन अजीत सिंह क्या कहता है कि भैया जो पिताजी ने किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन लिया है उसको क्यों ना चुका दो, उसको चुका दो, फंड उसे काट दो। मैं लोन चुका के मैं परेशान हूँ, आप आधा दे रहे हो आधा मैं दे रहा हूँ। जब भाई ज़मीन तो एक ही थी ना, तो हम लोग क्या करते हैं लोन को मिलजुल के चुका देते हैं ताकि इसकी किस्त हमें ना देनी पड़े। लेकिन अनुराग सिंह और उसकी पत्नी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। वो कहते थे हम क्यों अकेले लोन चुकाएं, ये भी तो चुका सकता है, हमारे पास अकेले के पास ज़मीन थोड़ी है। अब क्या होता है, इस बात से परेशान होकर जो अजीत सिंह होता है वो अपनी पत्नी और बच्चों को लखनऊ के पास एक जगह है चिन्हट, वहाँ पे छोड़ता है और अपने गांव अपने घर पे आता है, क्योंकि उसे पता था कि 13 मई 2024 को गांव में इलेक्शन है। इसलिए वो शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए अपने गांव आता है। वो शनिवार की छुट्टी लेके आता है कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, वोट डाल के आऊँगा। उसे पता था कि सारे लोग आएंगे, इसलिए वो अपने घर पे चला जाता है। उसके भाई भी होगा, भाभी भी होगी, मम्मी भी होंगी, परिवार के सारे लोग होंगे और उनसे कहूँगा भैया इस लोन को चुकाओ, क्यों आप मेरे को फंसाए हुए हो, मैं अपने घर का लोन चुका के परेशान हूँ, यहाँ पे आपका भी लोन चुकाना पड़ रहा है। अब शाम हो जाती है, सब लोग खाना खा लेते हैं, आवाज़ हो जाती है रात। तो अजीत सिंह क्या करता है, अपने भाई के पास जाता है, उससे भाई से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अनुराग सिंह जो था वो नशे में था, वो नशे में था तो वो किसी की सुन नहीं रहा था। अब क्या होता है, अजीत सिंह और अनुराग सिंह की कहासुनी बहुत ज़ोर से हो जाती है। अनुराग सुनता नहीं है, वो नशे में था। अब क्या होता है, उसके थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में जाते हैं और वहाँ पे जाके सो जाते हैं। अब इधर बैठा अजीत सिंह अंदर ही अंदर तमतमा रहा था, परेशान था कि मेरे भाई ने भी मेरी बात नहीं सुनी, ना मेरी माँ ने मेरी बात सुनी, ना मेरी भाभी ने मेरी बात सुनी, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब अजीत सिंह क्या है, बड़ा परेशान होता है। वो रात को अपने कमरे में जाके सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो पूरी रात करवट बदलता रहता है। वो सोचता रहता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब जैसे ही रात के 2 बजते हैं तो उसकी आंखें खुलती हैं। अनुराग सिंह की पत्नी ऊपर कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रही थी। अपने बच्चों के साथ वो ऊपर इसलिए सो रही थी क्योंकि कमरे में AC लगी हुई थी। तो अजीत सिंह क्या करता है, सबसे पहले घर की लाइट काटता है। अब जैसे ही घर की लाइट काटता है तो घर की AC जो बंद हो जाती है और पंखे चलते हैं इन्वर्टर से। तो बाकी लोग तो और सो रहे थे, लेकिन उसके कमरे में क्या है, गर्मी होने लगती है, छत पे होता है कमरा इसलिए। तो प्रियंका सिंह क्या करती है, अपने तीनों बच्चों को लेती है और बाहर छत पे आके सो जाती है। अब क्या होता है, जैसे ही प्रियंका सिंह की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके सामने अजीत सिंह खड़ा होता है। वो चौंक जाती है, वो कहती है भैया यहाँ पे कैसे खड़े हो इतनी रात को।
तो अजीत सिंह बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि तुम ये कर्जा जो है हमारी छाती पे हमारे पिताजी छोड़ गए हैं, इसे चुकाते क्यों नहीं हो? मैं परेशान हूँ, अपना कर्जा चुका रहा हूँ, यहाँ पे कर्जा चुका रहा हूँ, सारे कर्जे चुका रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। तो प्रियंका कहती है ऐसा, अभी जाओ सो जाओ, सुबह जाके बात करते हैं। वो कहता है नहीं, मुझे अभी बात करनी है। तो प्रियंका और उसके बीच में क्या कहासुनी होने लगती है। अब जैसे ही कहासुनी होने लगती है तो अजीत सिंह क्या करता है, उसे गुस्सा आ जाती है, वो एक हथौड़ा उठाता है और अपनी भाभी की यानी कि प्रियंका सिंह के सर में भर के मार देता है। अब एक मारता है, दो मारता है, तीन मारता है, तो प्रियंका सिंह क्या है, गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अब इसी बीच में जो उसके पिताजी का लाइसेंस से हथियार होता है यानी कि तमंचा होता है, वो उसको उठाता है और अपनी भाभी के सीने में गोली दाग देता है। अब जैसे ही इसकी आवाज़ फैलती है, जैसे तमंचा चलता है, तो उसकी गोली की आवाज़ नीचे उसकी माँ के कानों में जाती है यानी कि सावित्री देवी के कानों पे जाती है। वो हड़बड़ी में उठकर ऊपर आती है, वो देखने जाती है आखिर छत पे हुआ क्या है, किस चीज़ की आवाज़ आई है। अब जैसे ही उसकी माँ ऊपर जाती है, वो देखती है कि अजीत सिंह ने अपनी भाभी की हत्या कर दी है। तो उसकी माँ उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे बाबले तूने ये क्या कर दिया, अपनी भाभी की हत्या कर दी। अब ऐसा कर, जो हुआ उसे होने दे, तू यहाँ से भाग, तू रुक मत, तू जा, हम देख लेंगे, पुलिस का केस होगा जो। मतलब उसकी माँ उसे बहुत देर तक समझाती है, लेकिन अजीत सिंह समझता नहीं। उसे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, जिस तरह से मेरी भाभी ने मुझे परेशान किया था, तुम भी मेरे को परेशान कर रही हो, और इस सारे फसाद की मेन जिम्मेदार तुम हो। तुम चाहती तो भैया को समझा सकती थी कि वो इस लोन को चुकाए, लेकिन तुमने एक भी बार नहीं समझाया। मैं बार बार कह के परेशान हो गया, इस लोन को चुकाओ, लोन को चुकाओ, लोन को चुकाओ, लेकिन आप लोगों ने लोन चुकाया ही नहीं। अभी उसकी माँ सावित्री देवी, जिसकी उम्र लगभग 62 साल थी, उसे समझा रही थी। अब वो क्या करता है, हथौड़े उठाता, अपनी माँ के सर में भर के मारता है। जैसे ही वो उसके सर में हथौड़ा मारता है, सावित्री देवी अपने सर को पकड़ के नीचे बैठ जाती है। अब वो क्या करती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। अब जैसे ही वो नीचे उतर के जाने लगती है, तो सावित्री देवी का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है, तो अजीत सिंह क्या करता है, छत पे से भागा 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 नीचे आता है अपनी माँ की तरफ, और वो हथौड़े से 3-4 बार और बुरी बुरी तरह से अपनी माँ के सर पे करता है। उसके बाद उसकी माँ सावित्री देवी की हत्या हो जाती है और वो मर जाती है। अब आती है दोस्तों अनुराग सिंह की बारी। अनुराग सिंह क्या था, रात को दारू पी के आया था। अनुराग सिंह कभी कभी शराब पी लिया करता था। तो वो अनुराग सिंह था जो रात को दारू पी के आया था, वो बेसुध अपने कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। अनुराग सिंह ने अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया था। अब अजीत सिंह क्या करता है, अनुराग सिंह के दरवाज़ा को खोलता है और वहाँ पे खड़े होकर सोचता है कि जो सारी मेन जड़ थी वो मेरा भाई है। ये चाहता तो कर्ज को चुका सकता था, लेकिन इसने कर्जा नहीं चुकाया। इसका साथ मेरी माँ और मेरी भाभी दिया करती थी। अब माँ और भाभी तो मर ही चुकी है। अब भाई के बचने से क्या फ़ायदा, जब 2 कत्ल कर दिए, चाहे 1 करो चाहे 10 करो, सज़ा तो उतनी ही होनी है। तो वो क्या करता है, बंदूक उठाता है, अपने भाई में गोली मार देता है। अब उसे ये नहीं पता था कि उसे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, लेकिन उसे कोई छुपकर देख रहा था। उसे उसकी भतीजी देख रही थी, जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है। तो वो क्या करता है, अपनी भतीजी को पकड़ने की कोशिश करता है। अब वो उसके हाथ में नहीं आती, तो वो क्या करता है, दूर से बंदूक उठाता है, फायर करता है। जैसे ही वो फायर करता है, तो वो गोली उसकी भतीजी को नहीं लगती, बल्कि उसके भाई अनुराग सिंह के सर में यानी कि कन पट्टी पे जाके लगती है और वहीं जाके फंस जाती है। उसने क्या किया था, अपने भाई की हत्या कुछ इस तरह से की थी कि ऐसा लगे कि उसके भाई ने अपने आप में गोली मारी हो। लेकिन जब वो अपनी भतीजी में गोली मारता है, तो वो गोली उसके भाई की कनपट्टी पर जाकर लगती है, यानी कि अब अनुराग सिंह में 2 गोलियां लग चुकी थी। अब भतीजी क्या करती है, वो छत की ओर भागती है। अब जैसे ही भतीजी छत की ओर भागती है, तो अजीत सिंह उसका पीछा करता है। अब भतीजी जो है उसके हाथ में नहीं आ रही होती, तो वो क्या करता है, उसके हाथ में जो हथौड़ा होता है उसी को फेंक के उस लड़की की ओर मारता है। तो वो हथौड़ा उसकी भतीजी के पैर में लगता है। जैसे ही उसके पैर में लगता है, तो उसके पैर की हड्डी क्रैक हो जाती है। जैसे ही लड़की की पैर की हड्डी क्रैक होती है, तो अजीत सिंह उसके पास जाता है। तब एक गोली और चलाता है, वो उस भतीजी में गोली मार देता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है। वो थोड़ी देर वहाँ पे बैठता है और सोचता है कि उससे क्या गलती हुई, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। अब वो आगे करे क्या ना करे। अब उसे याद आती है कि उसके भाई अनुराग के 2 बच्चे और नीचे सो रहे हैं। अब सब तो मर ही चुके हैं, इन बच्चों की क्या गलती है, इन्हें क्यों छोड़ो, अब इन्हें कौन पालेगा, अब जिंदा रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी खराब होगी।
तो वो नीचे जाता है, अपने भतीजे और भतीजी के सर में हथौड़ा उठाता है, जोर जोर से मारता है। पहले भतीजों को मारता है, फिर भतीजी को मारता है, फिर ऊपर छत पे जाता है, उनको नीचे जाके फेंक देता है। अब ऊपर से आराम से वो नीचे आता है, बाथरूम में जाता है, क्योंकि वो पूरा खून खच्चर से लाल हुआ पड़ा था। बाथरूम में जाता है, अपने हाथ पैर धोता है, अपने आप को साफ करता है। अब उसके शरीर पे जो कपड़े होते हैं वो भी खून के हो रहे होते हैं। वो क्या करता है, उन्हें साफ़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें साफ़ नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है, उन कपड़ों को बदल लेता है और दूसरे कपड़े पहन लेता है, मुंह को साफ़ कर लेता है और अच्छी तरह से वो क्लीन हो जाता है और दरवाजे के बाहर, अपने घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है। अब उसके घर से जस्ट बगल में ही एक घर और होता है, वो होता है उसके ताऊ ताई का। तो जैसे ही वो बाहर जाके खड़ा होता है, तो सुबह का वक्त होता है दोस्तों, तो गांव में लोग सुबह 4:30 पौने 5 बजे जाग जाते हैं। वो बाहर जाके खड़ा होता है, तभी उसके ताऊ जी का दरवाज़ा खोलता है, तो उसमें से अमरावती जान की उसकी ताई बाहर निकलती है। तो वो उनसे रोते रोते बोलता है कि ताई जी, अनुराग ने शराब पी के सब खराब कर दिया, सब बेकार कर दिया, उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। दोस्तों, जो थ्योरी उसने बनाई थी वो चल जाती, लेकिन उससे गलती हो गई। उसने क्या किया था, अपनी भतीजी को मारने के चक्कर में जो गोली चलाई थी ना, वो उसके भाई के लग गई। उसका भाई शराब पीता था, तो लोग सोचते थे कि ये परेशान भी है। वो मतलब उसने ये उजागर कर दिया कि ये यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, तो मानसिक रूप से परेशान था। लेकिन वो ये चीज़ भूल चुका था कि जब उसने भतीजी में गोली मारी थी, तो वो उसकी भतीजी को न लग के उसके भाई के लग गई थी। अब जब पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आती है, तो पता चलता है कि छठी जो हत्या हुई थी, उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसको मारा गया था। अगर वो गोली नहीं चलाता तो ये सारी थ्योरी उसके भाई के ऊपर आती और ये बच सकता था, लेकिन इससे गलती हो गई। उसी वजह से ये पुलिस के हाथों चढ़ गया। दोस्तों, आज 16 मई है और आज मैं इस बात को, इस कहानी को पढ़ के सुना रहा हूँ, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किसने किसको मारा, किसने किसको नहीं मारा। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार और जो सूत्र हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, और जल्द से जल्द ये पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी कि कहाँ से ये मामला शुरू हुआ था और कहाँ पे आके ख़त्म हुआ था। दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ था ज़मीन के कर्जे से और ख़त्म हो रहा है 5 लोगों की हत्या पर। नहीं, बल्कि 6 लोगों का कत्ल हो जाता है और कई लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भले ही अजीत सिंह ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी होगी, लेकिन अभी 3 लोग जिंदा थे। अजीत सिंह की पत्नी और उसके 2 बच्चे। अजीत सिंह जेल जाएगा, उसकी नौकरी छूट गई है, उसकी पत्नी काम भी नहीं करती। अनुराग सिंह की पत्नी तो काम करती थी, चलिए लखनऊ में, लेकिन अजीत सिंह की पत्नी काम भी नहीं करती। अब वो अपना पेट कैसे पालेंगे।